नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 11 अप्रैल 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूज़पेपर के अंदर, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यदि आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके पास 50 डेज़ के आसपास है, तो आप अपनी तैयारी को बूस्टर पे ले जाइए। राइट, अब आपका टाइम आ चुका है कि डेली का जो न्यूज़ है, ठीक है, डेली का जो करंट अफेयर है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब आपको क्या करना चाहिए, PT 365, यदि आप करंट अफेयर के लिए देखते हैं तो PT 365 पे रिलेवेंट करिए। या फिर इससे पहले यदि आपने नोट्स बनाया हो, अपना नोट्स बनाया हो, तो आप उस नोट्स को रिवीजन करें। राइट, तो PT 365 नोट्स रिवीजन। देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का भी ना ये कंपाइलेशन आएगा 1 ईयर का, तो आपको किसी एक के ऊपर जाना है। यदि आप विजन का PT 365 के साथ जा रहे हैं तो PT 365 के साथ ही जाना है। आपको ना लिमिटेड रिसोर्स रखना है, रिसोर्स को ना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है। रिसोर्स एक ही रखे, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्स का बार बार रिवीजन करेगा वही एज लेगा। तो रिसोर्स एक ही रहिए। यदि 2-3 से आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तो नॉलेज हो जाएगा, लेकिन आप रिवीजन नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा नुकसान करेगा वो। ठीक है, तो जो 22 के लिए तैयारी कर, जो स्टूडेंट 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उस स्टूडेंट के लिए है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ये करना चाहिए कि अब आपको ना एक डेडिकेशन और डिसिप्लिन में अपनी तैयारी को चालू करना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके कर सकते हो, ठीक है, या चाहे आपकी कोई गाइडेंस करने वाला हो, ठीक है, आपका सीनियर कोई ब्रदर हो, कोई भाई हो, आपके सीनियर हो, उसके गाइडेंस में रह सकते। यदि ये सब नहीं है तो आप हमारे भी गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो 18 तारीख से स्टार्ट होगा, 18 अप्रैल से, जिसका जो नाम है वो लक्ष्य मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो ये लक्ष्य मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये वही स्टूडेंट ज्वाइन करें जिनके पास एक लगता है कि गाइडेंस नहीं है, हमारा डिसिप्लिन नहीं बन रहा है। आपको सबको ज़रूरी नहीं है ज्वाइन करना। ठीक है, प्रोग्राम है, अपनी जो पढ़ाई है उसको बूस्टर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक दिन आपको टारगेट मिलता है और हर एक दिन का टारगेट को आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपने इस टारगेट को कितना बीट किया। 24/7 आपको डाउट यहाँ पे क्लियर किया जाता है। आप कहीं से भी आ सकते हैं। और आपको हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है कि आपको सिलेबस में कैसे कंप्लीट करवाऊँ, PT प्लस मेंस। ठीक है, हमारा जो तैयारी चलता है PT प्लस मेंस का चलता है। तो इस तरह से इसको ज्वाइन करना होगा तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट में जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि योजनाओं से किसानों को, मतलब कि कई तरह का नई नई चीज़ों को लेके, नई नई ताकतों को लेके, अब दोगुना आय को लेके करने की बात की जा रही थी। ठीक है, जिसमें मोदी जी ने खास जो फोकस रखा था अपने ये स्पीच में, वो रखा था प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना और ई नाम। ठीक है, ई नाम जो है वो एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट करके है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ें हैं। राइट, तो चलिए पहला हम देखते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। इसको 24 फरवरी 2019 को चालू किया गया था। इसको जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो, इसका जो वित्त लाभ मिलता है वो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, मतलब DBT के माध्यम से मिलता है। DBT क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे देखिए, ये है सरकार और ये है उपभोक्ता, मतलब जिनको मिलेगा। तो इनके बीच में पहले क्या होता था कि पैसा नीचे जाएगी, राज्य के पास जाएगा, राज्य क्या बोलता था, जिला के पास, जिला ब्लॉक के पास भेजता था, ब्लॉक पंचायत में भेजता था, पंचायत फिर वार्ड में जाता था, फिर जाके इस तक जाता था। अब समझिए, यदि 10 रुपया निकला ना, तो 1-1 रुपया यदि माइनस हम करते रहे ना, 1-1 रुपया, सब अपने अपने करप्शन में 1-1 रुपया, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 ही रुपया होगा। लेकिन एक बार राजीव गांधी ने बताया था कि यहाँ से यदि 1 रुपया निकलता है तो जनता तक 10 पैसा जाता है, 90 पैसा क्या हो जाता है, बीच ही में ख़त्म हो जाता है। तो इसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा DBT लाया गया है कि ये जो बिचौलिया है ना, इसको ख़त्म किया जाए। बीच वाले वर्करों को ख़त्म करके सरकार का और लाभार्थी का सीधा जुड़ाव होता है। ठीक है, सरकार यहाँ से पेमेंट 10 रुपया करी इंसेंट, मतलब अभी किया जाए, एक विदिन 1 सेकेंड में उनके पास चला जाता है। राइट, तो इससे क्या होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जनता के किया जाता है। इसमें भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत भी होता है। यह क्यों संभव हो पाया, ये आधार से संभव हो पाया, हम आधार से लिंक करके इसको करते हैं, ये सारी चीज़ें माध्यम है। उसके बाद है इसको ना 6,000 रुपया मिलता है इस माध्यम में। ठीक है, इस सम्मान निधि योजना में इसको 3 किस्तों में दिया जाता है, 2-2 हज़ार करके, 2-2। ठीक है, 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में मिलता है।
इससे योजना का दायरा ये है कि छोटे और सीमांत किसान, मतलब ऐसे किसान जो छोटे और सीमांत किसान हैं जिनका जो भूमि है वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 हेक्टेयर तक उनके पास यदि भूमि है तो उनको मिलेगा। यह योजना का दायरा बढ़ा के सभी भूमिधर किसानों को कवर करने हेतु बढ़ा दिया गया था। पहले इसको 2 हेक्टेयर रखा गया था, लेकिन बाद में इसको सभी को बढ़ा के सभी किसानों को इसमें दर्जा दे दिया गया था। इसका जो वित्तीय पोषण होता है, मतलब कि इसके लिए जो फाइनेंस कौन करता है, तो इसके लिए फाइनेंस केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है 100%। इसमें कोई राज्य की भूमिका नहीं होती है, राइट। इसकी क्रियान्वयन जो किया जाता है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा होता है क्रियान्वयन। ये याद रखेंगे, आपसे पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा होता है, तो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा होता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि फसल जो चक्र है उसके अंत प्रत्याशी जो किसान है उनकी आय के अनुपात में उनको उचित फसल का सुरक्षा और पैदावार में मिले। अब देखिए छोटे छोटे किसान क्या होता है ना, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि वो फसल के लिए ज़्यादा पैसा ले पाए, तो वो कहाँ पे चले जाते हैं, साहूकार के बीच में फंस जाते हैं। साहूकार इनको 10% 20% की दर पे इंटरेस्ट रेट से ब्याज देते हैं, तो उन्हीं में फंस जाते हो जी। जो इनकम होता है वो साहूकार को दे देते हैं, तो मतलब कि किसान की आय तो बढ़ ही नहीं पाती है, इसीलिए सरकार के द्वारा लाया गया था। इसके लिए एक जो अलग से है कि पीएम किसान मोबाइल ऐप को किया गया है, इसको इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र है, ठीक है। एक है भौतिकी सत्यापन मॉडल, इसके तहत 5% लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब चलिए हम ई नाम को देखते हैं। ई नाम जो है उसको 2016 में तैयार किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था 2016 में, ओके। ये पैन ओवर इंडिया में चालू है। पैन ओवर इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया। आपको कहीं पे लिखा दिखा ना कि पैन ओवर इंडिया, मतलब समझिएगा कि पूरे भारत में, राइट। ये एकीकृत राष्ट्रीय बाजार प्रदान करता है, सृजन करता है। इसका उद्देश्य है कि जैसे किसान है, ठीक है, किसान को और जो खरीदने वाला है दोनों को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाया जाए। किसान अपना अनाज का यहाँ पे लिखेगा कि मेरे पास 500 किलो है, 5 रुपये की दर से मैं बेचूंगा, मान लीजिए, ठीक है। तो ये आएगा, यहाँ पे इनको पसंद रहेगा तो ये खरीदा जाएगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं ई कॉमर्स पे होता है, आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे जाते हो, सेलर अपना सामान रखता है, बायर जाके खरीदता है, तो क्या होता है, सेलर और बायर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जिससे क्या होगी कि आय बढ़ेगा। यहाँ पे भी बिचौलियों को खेलना उसको खत्म किया जाता है, बिचौलियों का। इससे क्या होगा कि प्रतिस्पर्धा होगी और कहीं के भी किसान हो, ठीक है। मान लीजिए कि बिहार में सामान है और दिल्ली का किसान है और दिल्ली का खरीदने वाला बिजनेसमैन है, तो उनका एक साथ कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनको आय ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होता है। तो आपको पता है प्रतिस्पर्धा जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे किसको लाभ होता है, उपभोक्ता को, मतलब कि जो किसान है उसको लाभ होगा, राइट। उसके बाद है उत्पादन की उचित मूल्य होगा, ठीक है। उत्पादन की उचित मूल्य मिलता है यहाँ पे, ये एमएसपी से ज़्यादा रेटों पे इनको बेचने के लिए मिल जाता है। उसके बाद इस पोर्टल में एक्चुअली किस किस प्रोडक्ट को रखा गया है, तो खाद्यान्न के प्रोडक्ट को, तिलहन को, रेशे को, ठीक है, सब्जी, फसल सहित 150 वस्तुओं को व्यापक रूप से इसमें कवर किया गया है, ठीक है। और ये जो किया जाता है इसको किसान उद्योग संगठन के द्वारा रजिस्टर किया जाता है, राइट। तो इसको हमने डिस्कस किया डिटेल में। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। उससे पहले ये चीज़ें हैं कि किसानों को आय दोगुना करने में जो किसान जो 3 बिल आया था उसको जो सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया। तो एक्चुअली नीति आयोग के जो सदस्य है, ठीक है, रमेश चंद्र, वो बताते हैं कि ये जो दोगुना करने का जो 22 तक दोगुना करने का जो लक्ष्य था उसमें ये सबसे बड़ी झटका लगा। यदि ये रहता तो किसानों को आय दोगुना हो जाती। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इसको हमें देखने की ज़रूरत है और कोई नहीं। चलिए इस आर्टिकल में ये दूसरे आर्टिकल की ओर। दूसरा जो आर्टिकल है वो है कि पाकिस्तान में क्या हुआ, प्रधानमंत्री, नया प्रधानमंत्री बनेंगे। इमरान खान को तख्ते से हट गए, प्रधानमंत्री हट गए, ठीक है। और विश्वास प्रस्ताव पास हुआ, उनके खिलाफ गया 175 जो है ना उनके खिलाफ गया। सपोर्ट में नहीं है क्योंकि उनके जो भी पार्टी के सदस्य थे वो बैकआउट कर दिए थे, साइड हट गए थे। तो नए प्रधानमंत्री के रूप में जो शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ के भाई है, छोटे भाई है, ठीक है, शहबाज शरीफ, तो इनको बनाने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो गर्मा गर्मी चल रही है तो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि आज हो सकता है, ठीक है, मोदी जी का और अमेरिका की जो राष्ट्रपति है बाइडेन, उसके बीच में वर्चुअल मीटिंग होगा। तो उसी से संबंधित है। इसका फोकस एरिया रहेगा कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। और अभी के जो समय है, इस समय में हो सकता है कि एक्चुअली ये जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कयास जगह लग रहा है कि चाइना
भारत और रूस का एक गठबंधन ना बन जाए, ये डर किसको सता रहा है? ये यूएसए को सता रहा है कि ऐसा ना हो जाए। अब आप बोलोगे कि चीन का, तो चीन के साथ भारत कैसे मिल सकता है? देखिए, आपकी राष्ट्रीय हित के लिए ना कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है विदेश नीति में, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। सारा काम जो होता है वो राष्ट्रीय हित के लिए होता है। यदि राष्ट्रीय हित हमारा उसके साथ रहेगा, चाइना के साथ, तो हम चाइना के साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, इस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, राइट। तो वर्चुअल चीज़ें यहाँ पे जताया गया था। और ये जो है अभी हाल ही में 2+2 वार्ता होगा। 2+2 वार्ता में क्या होता है? 2 मंत्री एक साथ रहते हैं, रक्षा मंत्री हमारे और वित्त मंत्री, सॉरी विदेश मंत्री जाएंगे, विदेश मंत्री, तो दोनों आसपास में रहेंगे, तो इससे संबंधित है। देखिए, इस तरह का न्यूज़ में अभी मत फंसिएगा। देखिए, जेएनयू में फिर से भड़काऊ भाषण, मतलब तोड़ फोड़ रामनवमी के मामले पे चल रही है। तो आप यूपीएससी का स्टूडेंट है, आप इसके मामले में इस सब न्यूज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखिए इनको क्या हालत कर दिया है। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी नहीं, हमें अपनी स्टडी पे फोकस रखना है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है। इस पेज के अंतर्गत वही चीज़ है कि आय को दोगुना करने के लिए, तो ये रमेश चंद है जो नीति आयोग के सदस्य है, इसी के द्वारा बताया गया है, और चीज़ें इस पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं देखना है। देखिए यहाँ पे ना हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है ना, मुझे ये फोकस रहता है कि आपको उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताऊँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं बात करने लगूँ ना तो हर एक इशू को मैं बात करना स्टार्ट कर दूंगा। अब देखिए, योगी जी 2024 के मिशन पे है, अरे भैया हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। तो हमारा फोकस वही रहता है कि इस एग्जाम न्यूज़पेपर के अंदर आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट कैसे ले ले। ठीक है, इस न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए आप बैठोगे तो 3 घंटे लगा सकते हो, राइट, 2 घंटे लगा सकते हो, लेकिन नहीं, आपको करंट अफेयर में, न्यूज़पेपर में इतना समय व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि आपकी समय की ना बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अभी आप नहीं समझोगे तो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के समझोगे, जब आपसे पेपर सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए समझे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कल एक कमेंट आया था कि बहुत बकवास वीडियो है। ठीक है, तो मुझे हंसी नहीं लगी, मैंने ये चीज़ें देखा कि एक्चुअली इसमें ये कारण है ना कि जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट होता है ना, वहाँ पे आपको चीज़ें कम देखेगा व्यू। आप भी यूट्यूब पे देखना कि जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट हो वहाँ पे व्यू कम होता है, और जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट ना हो वहाँ पे व्यू का देखिए भरमार रहता है। आप आईएएस क्यों ना बनेंगे? आईएएस नहीं बनने से क्या नहीं, ये वीडियो नहीं देखे तो आप आईएएस नहीं बनेंगे? भैया तुम क्या हो, सजीवन बूटी लेके बैठे हो क्या यूपीएससी के लिए? ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। क्वालिटी वाला मेरे पास मिले, कहीं और मिले, लेकिन क्वालिटी कंटेंट देखिए। ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि 75वें साल में क्या किया जाएगा कि यहाँ पे 75 तालाब बनाया जाएगा। ठीक है, जिले में 75 तालाब बनाने की प्रधानमंत्री बता रहे हैं। इसके तहत 2 फायदा होगी। एक तो मनरेगा जो वर्कर है उसको काम मिल जाएगा, काम मिलेगा तो मतलब क्या है, रोजगार होगी, रोजगार होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि जल जो संकट है, आप देख रहे हैं हाल के समय में जल संकट बहुत ज़्यादा घिर रहा है। तो ये जो तालाब है, यहाँ से मवेशियों के लिए पानी, ये सारी चीज़ें जो है उसमें इसको बढ़ोतरी मिलेगा, इसको विकास मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, राइट। तो तालाब वाला जो चीज़ें हो जाता है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि इस तरह के डेवलपमेंट से क्या है कि हम जो जल का संचय है, जल का संचय करके हम जलवायु परिवर्तन और जल संकट को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत है कि आपके पास एक मसीहा है जिसको आपको देखना चाहिए। ये जो है, ठीक है, दीक्षांत समारोह में ये शामिल हुए थे, राइट। ये अभी मतलब कि दिव्यांग है, ठीक है। दिव्यांग होने के साथ साथ वो MBA कंप्लीट की है IIM से, ठीक है। IIM जो है वो बहुत बड़ी संस्था है, इसमें एडमिशन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, कैट आपको पास करना पड़ेगा। देखिए इनके पास संसाधन की कमी है, इनकी अपनी बॉडी काम नहीं कर रही है, फिर भी उन्होंने अपनी ऊंची मुकाम को हासिल किया। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सारा संसाधन होता है, 24 आवर्स होता है, लेकिन हम इस चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। अपनी टाइम व्यतीत करते हैं रील देखने में, अपने टाइम व्यतीत करते हैं यूट्यूब पे शॉर्ट देखने में। देखिए रील भी देखना, शॉर्ट भी देखना, आप समझो कि आप यदि 2 सालों में रील देख के आ रहे हो, ठीक है, या 1 सालों से रील देख के आ रहे हो, आज आप बैठो एक पेन लेके और आप बताओ कि आपने 1 साल में क्या अचीवमेंट किया है, क्या प्राप्ति हुई है, आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपको यदि टेस्ट सीरीज में कितना नंबर आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना जो 22 में एग्जाम देने रहे, पैनिक हो रहा है, सर मेरा नंबर ही नहीं बढ़ रहा है, क्या कारण है।
भैया यही बात यदि आप 1 साल पहले समझ लिए होते ना, तो आज नंबर आपका कुछ अलग होता, राइट। तो वो तो आप समझते नहीं है, जब एग्ज़ाम के समय आते हैं तब ही समझते हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक मसीहा के तौर पे रहते हैं ऐसे व्यक्ति जो हमें मोटिवेट करते हैं कि उनके पास संसाधन, मतलब कि हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया, उनको भगवान ने पूरे कुछ दिया भी नहीं है, अब फिर भी वो अपनी चुनौतियों से लड़े हैं, डटे हैं और वो सफलता प्राप्त की है जो दूसरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है और इसको आप किसी न किसी तरह से एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस एडिटोरियल के अंतर्गत है। इस एडिटोरियल में मैंने पढ़ा और उतना मुझे खास कुछ दिखा नहीं पढ़ने के बाद। इसमें एक ही चीज़ राइटर बताते हैं कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, ठीक है, उसी में फोकस किया गया है कि चीन जिस तरह से आप देखेंगे कि आसपास के गांव बैठा रहा है, मतलब कि सीमा जो है समुद्री सीमा हो या फिर जल की सीमा हो, हर जगह जो इनके राष्ट्रपति है जिनपिंग, इनका जो विस्तारवादी नीति हमें देखने के लिए मिलता है। विस्तारवादी नीति क्या है, जैसे मान लीजिए कि इनका सीमा ये है, ठीक है, तो ये इनकी सीमा यहाँ तक मानेंगे। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, आप जब भी गांव में जाएंगे, मैं अपनी गांव की बात करता हूँ, ठीक है, और मैं अपनी प्रैक्टिकली नॉलेज आपको बताता हूँ। विस्तारवादी नीति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ये मान लीजिए किसी का खेत है और खेत के ना साइड साइड पे ये हमारे तरफ तो आड़ी बोला जाता है कि आड़ी दिया जाता है, तो ये देखेंगे आड़ी रहता है। मान लीजिए ये आड़ी की चौड़ाई जो है ना वो इतनी है, राइट। तो अब देखिए इधर का जो भी व्यक्ति है उसका भी ये आड़ी है, दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों का बराबर है, राइट। तो ये क्या करता है पता है, ये खेत वाला ये अपने में से थोड़ा थोड़ा सा करके कट कर देता है, कट करते 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 थोड़ा सा कट कर दिया, इधर नहीं पूरा नहीं करेगा, थोड़ा सा कट कर देगा, कट करके अब क्या हुआ, उसकी सीमा बढ़ गई, राइट। तो ऐसे करके क्या करता है विस्तारवादी नीति, तो विस्तारवादी नीति ना आपके घर के बगल में होगा, और आई होप कि आप भी कभी ना कभी किए होंगे, लेकिन ये सब क्या है एक विस्तारवादी नीति का पार्ट होता है। जिन्होंने नहीं किया है मुझे कमेंट करेंगे कि मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन एथिकल रूप से जो चीज़ें होती है यही है। तो एक्चुअली हम चीन भी यही करता है, ठीक है। चीन क्या किया, मतलब कि दक्षिण चाइना सी में, ठीक है, साउथ चाइना सी में उन्होंने क्या किया कि एक द्वीप बना दिया, ठीक है, मैन मेड। अब द्वीप क्या होता है कि मान लीजिए ये सीमा है, यहाँ पे द्वीप है, तो इसके बाद आपका 200 मीटर का जो जगह है वो आपका माना जाता है। अब देखिए पहले यहाँ से माना जाता तो यहाँ तक होता, लेकिन अब यहाँ से माना जाएगा तो यहाँ तक होगा। तो ये चीज़ें हैं विस्तारवादी नीति, ठीक है। तो यही राइटर बात करते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल है, इसमें जो राइटर बात करते हैं वो अल्पसंख्यकों को लेके बताया जाता है कि अल्पसंख्यकों का डिफिनेशन क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें होना चाहिए। तो ये पहले हमने आर्टिकल में डिस्कस किया। अब देखिए अल्पसंख्यक किस आधार पे होना चाहिए, भाषा के आधार पे होना चाहिए या जाति के आधार पे होना चाहिए। मान लीजिए हमने जाति के आधार पे अभी अल्पसंख्यक माना जाता है, तो जिस क्षेत्र में हिंदू की जनसंख्या 100 है और मुस्लिम की जनसंख्या 500 है, तो इस क्षेत्र में कौन रहेगा अल्पसंख्यक, हिंदू हुआ अल्पसंख्यक। लेकिन हमारे जो डिफिनेशन के अनुसार अभी जो चल रही है परंपरा, उसके अनुसार मुस्लिम हिंदू ही यहाँ पे भी अल्पसंख्यक माना जाएगा। इन सारी चीज़ों को डिफिनेशन करने के लिए चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं आया है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब हम देखेंगे। इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल है आर्टिकल 29। ये क्या करता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हित के लिए संरक्षण की बात करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। इसमें क्या है कि वो अपने लिपि को, ठीक है, नागरिक संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार उनको मिलता है, अपनी भाषा को विकास करने का संरक्षण मिलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है। ये जो आर्टिकल है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन जिसको आप जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली राइटर जो बात करते हैं वो राइटर जो है वो संजीव गुप्ता है, ठीक है। ये बात करते हैं इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, IPCC। इनके बारे में इन्होंने बोला है कि इनका रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट में चिंता जताया गया है कि कार्बन उत्सर्जन में यदि कटौती नहीं हुआ तो हमने जो टारगेट बनाया है 1.5 का टेम्परेचर, वो बहुत दूर है अभी आपके लिए, ठीक है, अभी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इनके द्वारा कुछ चीज़ें बताया जाता है। इसमें यह बताया गया है कि जीवाश्म ईंधन में आप कमी करिए। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, ये सब, इसमें कमी करिए खपत में, ठीक है। जीवाश्म ईंधन की कंपनियों के सरकारों को जवाबदेही तय करनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है कि जो पेट्रोल कंपनी होती है और सरकार होती है, इसका जवाबदेही तय ही नहीं करता है कि इसके लेके रिस्पॉन्सिबल है कौन, ठीक है।
उसके बाद है पेरिस जो समझौता हुआ है उसका लक्ष्य बना था कि 1.5 तक हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बनाए रखेंगे। लेकिन इसका ये फ़ायदा हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये सारी चीज़ें होगा कि नहीं होगा। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2050 तक 2015 तक क्या किया जाएगा, 2050 तक नेट जीरो का कार्बन मिशन किया जाएगा। अब देखिए नेट जो जीरो होता है उसका मतलब है कि आप जितना ज़्यादा उत्सर्जन करेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें खपत होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, राइट, उसकी बात की जाती है। अब देखिए जो टेम्परेचर है वो 2.7, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो 2.7 के तापमान वाला रहता है, राइट, अभी जो है। अब इसको हम 1.5 तक पहुंचना हमारे लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, राइट। हम जो जीरो कार्बन जो नेट कार्बन के लेके जो करते हैं, नेट कार्बन, ठीक है, नेट जीरो को लेके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वृक्षारोपण कर देते हैं, ठीक है, वृक्षारोपण कर दिए या फिर कार्बन का ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर दिए। ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि इसी से काम चल जाएगा। भैया इससे काम नहीं चलने वाला है, इसको आपको बड़ा स्टेप लगाना पड़ेगा। राइटर के द्वारा कुछ स्टेप किया जाता है, कोई चीज़ें उनका द्वारा बता देता है कि स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा की ताकत और भंडार से चलने वाले एक वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था दुनिया के जलवायु परिवर्तन को निपटने में एक बेहतर मौका साबित कर सकता है। इनका कहना है कि अक्षय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा जो है, जीवाश्म ईंधन, उसके विकल्प में आप स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के तरफ, जैसे सौर ऊर्जा, इसके तरफ आपको बढ़ना चाहिए। यही एक मौका है, यही एक चीज़ें है जिससे कि ये जो हमारा जो टारगेट है, इस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। दूसरा बताते हैं राइटर कि दुनिया में जीवाश्म ईंधन को बुनियादी ढांचे को चरणबद्ध तरीके से, मतलब कि एक ही बार आप पूरा बंद मत कर दीजिए, जिस तरह से श्रीलंका वाला ये हाल ना हो जाए। श्रीलंका में एक ही बार उन्होंने रासायनिक खाद पे क्या कर दिया था, बैन लगा दिया, आज देखो सब रोड पे पड़े हुए हैं, राइट। तो यही चीज़ें होती है। तो इसी तरह से राइटर बता रहे हैं कि एक ही तरह से आप मत करिए, इसको चरणबद्ध तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इसको कम करने के लिए आप काम करिए, ठीक है। उसके बाद राइटर बता रहे हैं, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी, ऊर्जा एजेंसी है, का कहना है कि जलवायु जो लक्ष्य है 2040 तक, इसके लेके नेट कार्बन जरूरी है। ये सारी चीज़ें बात की गई है। उसके बाद तीसरा बताया जाता है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि महत्वाकांक्षी जो हमारा पेरिस जो तापमान लक्ष्य जो पूरा करना संभव है, तब संभव है जब हम अपने वित्तीय निवेश करें, इसमें वित्त को निवेश किया जाए, और मीथेन, राइट, मीथेन, अल्पकालीन गैस सहित ग्रीन हाउस जो गैस है उसको पूरी तरह से तेजी का में जो आवश्यकता है उसको सारी चीज़ों को करना चाहिए, राइट। उसके बाद चौथा जो चीज़ें हैं, चौथा ये बताया गया है कि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ख़त्म करना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म किए बिना आप नहीं कर सकते। IPCC के जो नेट जीरो कार्बन है उसके लिए आपको ग्रीन हाउस गैस में कटौती करनी पड़ेगी, राइट। तो इसके लिए क्या है कि कार्बन के उत्सर्जन को आपको रोकना पड़ेगा, ओके। अब पांचवा जो सिद्धांत बताया जाता है कि वर्तमान में जो हम ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, 1.5, राइटर को एक ही चीज़ें बार बार कहते हैं उसको सीमित करने के लिए। तो इसमें ये चीज़ें है कि वैश्विक जो जितने भी अमीर देश है इसको फैलाने के पीछे किसका हाथ है, तो सबसे बड़ा जो योगदान है वो अमीर देशों का है। उन देशों को जैसे बताया गया था कि आपको गरीब देश जो है, दूसरे जो देश है, उनको कंपनसेशन देना चाहिए, लेकिन ये जो धनी देश है उनको कंपनसेशन नहीं दिया, तो ये भी इसके लिए एक चुनौती बन जाता है, राइट। तो गैस ऊर्जा एजेंसी से संबंधित है। अब देखिए भारत क्या कर रहा है। हमने वर्ल्ड में देखा कि ये करना चाहिए। अब भारत की स्थिति क्या है, देखिए भारत में मोटे तौर पे समझे, ग्रीन हाउस गैस का 6.8% जितने विश्व में उत्सर्जन होता है उसमें भारत का योगदान है, ठीक है। 1990 से लेकर 2018 के बीच में 172% की वृद्धि हुई है, हम भी कम नहीं है, ठीक है। 172% की वृद्धि हुई है हमारे यहाँ। देखिए हमारे यहाँ होने का पीछे एक कारण है कि हम विकासशील देश है। अब देखिए विकासशील देश है तो हमारे यहाँ पे उत्सर्जन ज़्यादा होगा क्योंकि हम डेवलप कर रहे हैं। किसी का टाइम ऐसा था कि 18वीं सदी में, 17वीं सदी में, 19वीं सदी में वो औद्योगिक क्रांति कर रहे थे। हमारे पास अभी टाइम है, एशिया के पास अभी पोटेंशियल आया है, राइट, तो इसीलिए हमारे पास ज़्यादा है। उसके बाद 2013 और 18 में ये 17%, ठीक है, ये 172% था इस दोनों के बीच में, यहाँ पे 17% की वृद्धि हुई है। G20 में फिर भी G20 के जो देश है उसमें जो अभी है हम औसतन स्तर के पास ही पहुँच पाए हैं, हम ज़्यादा नहीं कर पाए G20 के देशों के मुकाबले।
भारत में क्या है कि भारत में ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन जो आधारित जो प्लांट है उसका योगदान 74% है। इसका क्या है, सबसे ज़्यादा योगदान जो है 74% ये एजेंसी का रहता है, राइट। उसके बाद सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया गया भारत में। सरकार के द्वारा आप देख रहे हैं कि तापमान को वृद्धि जो 1.8 सेल्सियस है इसमें सीमित में फिलहाल जो भारत का जो 2030 तक है कि उत्सर्जन को 1.60 कार्बन को के बराबर रखना होगा, ठीक है। अब देखिए भारत की सरकार क्या कदम उठा रही है। सरकार जो कदम उठा रही है उनका जो लक्ष्य है वर्ष 2027 तक 275 गीगावाट और 2030 तक 445 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को प्राप्ति करने के लिए इन्होंने टारगेट रखा है। इस टारगेट को ख़त्म करने के लिए ये विद्युतीकरण कर रहे हैं, ट्रेन में विद्युतीकरण किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन को लाया जा रहा है और 2030 तक नेट कार्बन उत्सर्जन बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने टारगेट जो रखा है उसको लेके अक्षय ऊर्जा हो सकता है। आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा पे जो हमने चीज़ें सोलर ऊर्जा के लिए स्थापित किया था और मीथेन पे भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन से जो चलने वाली गाड़ी है उस पर भी काम किया जा रहा है, हाल ही में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा किया जा रहा है, स्टेप उठाया जा रहा है, राइट। तो ये आर्टिकल में यही चीज़ें था। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के संग जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन को विस्तार के साथ ऊर्जा को लेके वही चीज़ें हैं कि हम चाहते हैं कि ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आए भारत में, और भारत में जब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आएगी तो हम स्वच्छ ईंधन की ओर एक जो लक्ष्य है उसको हासिल करेंगे। तो वो जो पहला वाला आर्टिकल पढ़े उसी का थोड़ा सा विस्तार है कि इलेक्ट्रॉनिक ईंधन की तरफ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में आपको बताया जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी का कराधान को लेके जो एमयू कारागार होगा। तो ये चीज़ें अभी आपको ब्रेक करना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी से संबंधित तो डिटेल में और चीज़ें निकल के आएगी, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही था जिसको हमने डिस्कस किया डिटेल में, ठीक है। आज के डिस्कशन में इतना ही। यदि आप मेंटरशिप प्रोग्राम 18 तारीख से चालू होने वाला है, यदि आप एडमिशन नहीं लिए हैं तो आप अपना एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमें डिटेल में मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।